हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बिल्कुल सिमिलर जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें लगभग मैग्नेटोस्टैटिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी अंडर दी स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंडर स्टैटिक कंडीशंस। अंडर स्टैटिक कंडीशन का क्या मतलब है? देयर इज नो चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अंडर दी static conditions we are going to study the magnetic field, and that we say that it is magnetostatics. Now जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला रूल या सबसे पहला लॉ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। ध्यान है आप लोगों को? दो चार्जेस होते थे। यस सर। दो चार्जेस के बीच में अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल पॉइंट चार्जेस हैं, तो हम ये बोलते थे कि उन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है मेरा फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला, और उन दोनों चार्जेस के वैल्यू जो उन चार्ज की वैल्यू है उन चार्ज की वैल्यू के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है जो फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच में लगता है। ऐसे ही एक टर्म है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर दैट इज सिमिलर टू कूलॉम्स लॉ, दैट इज इक्वल्स टू या दैट इज नोन एज बेसिकली बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ। नाउ वी से कि BIOT है, ध्यान रखना बायो-सेवर्ट लॉ में BIOT, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, तो ये क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस चीज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी इस सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, और फिर वो जब सिस्टम बन जाएगा तो हम उस सिस्टम से क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिस्टम में है क्या चीज़। सिस्टम में है मेरा सबसे पहला तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, पहली चीज़ है करंट कैरिंग कंडक्टर, या इसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, करंट एलिमेंट। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करूंगा या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स की स्टडी करूंगा, तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? एक करंट एलिमेंट चाहिए जो कि करंट उस एक वायर टाइप का जिसमें करंट प्रोपेगेट हो रही हो। ठीक है, उसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। ठीक, दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए? उस करंट एलिमेंट में, उस वायर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो करंट होगी स्टैटिक करंट। स्टैटिक करंट मतलब डीसी करंट। डीसी करंट मतलब टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, है ना। I इक्वल्स टू कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वो करंट वेरी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक करंट। ठीक, तो ये दो चीज़ें जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, तो कूलॉम्स लॉ में क्या, दो चार्जेस होते थे सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, एक Q1 एक Q2। उसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? हमें यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए, एक वायर चाहिए, और उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही हो, दैट इज I। वो है हमारा क्या, वो हमारा हो जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ के लिए जो भी अरेंजमेंट है, हमें जो जिस अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है। नाउ बायो-सेवर्ट लॉ को जो हम डिराइव करेंगे, तो बायो-सेवर्ट लॉ को डिराइव करने के लिए हमें जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है दैट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। सो वील कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये जो भी मैंने करंट एलिमेंट लिया है या करंट लिया है ना, वो मुझे उनके बेसिस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक करंट एलिमेंट मेरे पास है, ये मेरा करंट एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू है I, ठीक है। अब करंट की वैल्यू है I और इस पूरे एलिमेंट की लेंथ है L, तो मैं उस एलिमेंट को एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूँ, छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, और वो छोटा सा एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, और इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी IDL। वी विल नॉट से इट एज I, वी विल से इट एज IDL वेक्टर, ठीक है। तो करंट जो है I, ये करंट इस एलिमेंट में फ्लो हो रही है, थ्रू आउट द एलिमेंट द करंट वैल्यू इज सेम। लेकिन मैं करंट एलिमेंट की बात करूंगा तो करंट एलिमेंट मतलब मुझे उसकी छोटी सी लेंथ लेनी पड़ेगी, तो ये छोटी सी मैंने लेंथ ले ली, और इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ करंट एलिमेंट, ठीक है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल करंट एलिमेंट, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा, ठीक है, उस एलिमेंट की वैल्यू है IDL, ठीक। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को फील्ड निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए मुझे वो पॉइंट भी पता होना चाहिए, तो वो पॉइंट सपोज मेरा P है। तो अगर इस एलिमेंट की इस पर्टिकुलर P पॉइंट से डिस्टेंस में देखूं, तो दैट डिस्टेंस इज बेसिकली दी R, है ना। हम लोग यहाँ देखते थे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस थी R, यहाँ पर उस एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड निकल रही है, तो उस छोटे से एलिमेंट और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैं फील्ड निकाल रहा हूँ, उस पॉइंट पर फील्ड निकालने और उस एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है मेरी R। नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू, that is the line and the element, is suppose alpha, ठीक है। Now what is the Biot-Savart law states? Biot-Savart law states that a current carrying conductor carrying a current of I, ठीक है, is assumed to be located at any place, and we are assuming that it is carrying a current I. With this current element, we are going to calculate the current, the field intensity, magnetic field intensity at particular point P. So the magnitude of the magnetic field intensity due to the differential amount of current element, due to this only this small amount of current element IDL की वजह से field क्या होगी, the differential field, the magnitude of the differential field is proportional to the source by which the field is emerging, है ना। और source क्या है, source है मेरा current element। यहाँ पर मेरा source क्या था, यहाँ पर मेरे सोर्स थे कूलॉम्स लॉ के अंदर चार्जेस, चार्ज की वजह से ही फील्ड थी। यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स है मेरा करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की वजह से ही फील्ड है। तो ये करंट एलिमेंट की वजह से है फील्ड है, मतलब करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is also proportional to the square of the distance between the line and the point, ठीक है, the differential element and the point, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एंगल, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। इस लाइन और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा, तो वो साइन ऑफ अल्फा के प्रोपोर्शन में होगा मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को मिला लूं, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं एक साथ लिख लूं, तो DH विल नाउ बी प्रोपोर्शनल टू IDL साइन अल्फा ओवर R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द बायो-सेवर्ट लॉ। और अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंक्लूड कर लूँ यहाँ, प्रोपोर्शन साइन हटा करके,
तो DH कैन बी इक्वेटेड एज दैट इज I DL sin अल्फा ओवर 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ जो मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था ना, वो कांस्टेंट वो मैंने प्रैक्टिकली देखा और इसकी वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। ठीक, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दैट इज DH दैट इज इक्वल्स टू I DL sin अल्फा ओवर 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं देखूं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा है, यहाँ पर मैंने केवल और केवल मैग्नीट्यूड मेंशन करा है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेंशन करा है। तो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी देखना चाहूँ तो वो क्या होगी, वो होगी सीधे सीधे कि अगर मैं इस एलिमेंट के वेक्टर को, DL वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं किसके साथ, इस वाले वेक्टर के साथ, इसके AR वेक्टर के साथ, AR इसके यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे देखो, ये साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा कहाँ से आया, ये साइन अल्फा आया, ध्यान से अगर आप देखो तो अगर मैं एक वेक्टर लूँ DL और एक वेक्टर लूँ AR, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DL वेक्टर का मॉड हो जाएगा DL, AR वेक्टर का मॉड होगा 1 इंटू A क्रॉस B। क्या होता है, A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरा इतना। तो इसीलिए मैं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, DH वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू I DL वेक्टर क्रॉस AR वेक्टर, AR कैप डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी मिल गई। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। जल्दी से बताओ। ठीक है, यस अगर सर। मैं इस एक्सप्रेशन को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करूं, मुझे यहाँ पे AR कैप निकालना पड़ेगा। अगर मैं R वेक्टर से ही काम चला लूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई R क्यूब। क्यों? क्योंकि AR कैप वेक्टर क्या था, दैट इज नथिंग बट R वेक्टर डिवाइड बाई मॉड R वेक्टर, और मॉड R वेक्टर क्या था, सीधे सीधे R। तो ये वाला अगर मैं इस चीज को यहाँ पर रख दूं, है ना, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिराइव करा था ना एक्सप्रेशन, वैसे ही हम सिमिलर एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी निकाल सकते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द बायो-सेवर्ट लॉ। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं बायो-सेवर्ट लॉ की डेफिनेशन बताना चाहूं तो बायो-सेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट the differential magnetic field intensity DH, the differential magnetic field intensity DH by a differential current element, that is IDL, है ना, by the differential current element IDL is proportional to the IDL, yes sir, is proportional to the sine of the angle between the line between the current element and the line joining the point. ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance between point P and the line या and the current element। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। कोई डाउट? रिपीट कर दीजिए सर, क्लियर नहीं सर। क्या चाहिए सर, रिपीट कर दीजिए, क्या स्टेटमेंट है, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। स्टेटमेंट? जो मैंने बोला वही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार।
the Yes, sir. differential magnetic field intensity, that is dH, is proportional to, या due to the current element, is proportional to the current element itself, that is IDL, is also proportional to the sine of the angle between the current element and the line joining the point, and is inversely proportional to the square of the distance between the current element and the point. ये जो distance है उस point और current element के बीच की, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यही मेरा क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। जल्दी से बताओ, यहाँ तक आप समझ में आया? Yes, sir. ठीक। नाउ अब देखो, मैंने आपको लास्ट टर्न पे जब मैंने कंडक्टर बताया था तो एक चीज मेंशन करी थी, करंट डेंसिटी J। ध्यान है किसी को? और ये मैंने बोला था करंट पर यूनिट एरिया, है ना, करंट पर यूनिट एरिया। ऐसे ही मैं एक टर्म, ये है करंट डेंसिटी, और चूंकि ये वॉल्यूम की करंट डेंसिटी है, इसको हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक करंट डेंसिटी होती है शीट करंट डेंसिटी, ठीक है। और शीट करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं शीट के ऊपर करंट यानी I ओवर द लेंथ, ओवर द लेंथ, तो दैट विल बी नोन एज शीट करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस शीट करंट डेंसिटी को डिनोट करता हूँ K से, ये भी एक वेक्टर है, यहाँ पर J ये भी एक वेक्टर था। तो ऐसे ही अगर मैं जरूरी तो है नहीं कि मेरे पास करंट हमेशा किसी ना किसी वायर की फॉर्म में हो सकता है करंट शीट की फॉर्म में हो, एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, या एक ऐसे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, फ्लो हो रही हो, जहां पर उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसे केस में द करंट एलिमेंट IDL को हम किसके इक्वल करते हैं, इसको हम करते हैं KDS के इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं JDV के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये है एम्पियर इनटू मीटर, करंट एलिमेंट एम्पियर इनटू मीटर। शीट करंट एलिमेंट, शीट करंट डेंसिटी कितनी थी, एम्पियर पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, एम्पियर इनटू मीटर आ जाएगा, मतलब ये भी एम्पियर इनटू मीटर ही होगा। सिमिलरली अगर मैं JDV की बात करता हूं तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये होता है J इनटू वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब, है ना, तो ये भी क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर ही आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो है बेसिकली ये करंट एलिमेंट्स ही हैं। ये लाइन करंट एलिमेंट है, ये शीट करंट एलिमेंट है KDS, और JDV क्या है मेरा, वॉल्यूम करंट एलिमेंट। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक चीज और, अगर मैं इस की डायरेक्शन को देखूँ ना ध्यान से, तो ये जो मेरा P पॉइंट है, देखो मैं राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर मेरे को A क्रॉस B निकालना है तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, A की डायरेक्शन से मैं B की डायरेक्शन की तरफ वेक्टर वाले डायरेक्शन में मुड़ूंगा, है ना। और अगर ऐसा है तो अगर मैं अपने स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा राइट साइड में, तो स्क्रू मेरा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स द डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, ठीक है बच्चों। अगर मेरा DL इधर होता, मेरा पॉइंट इधर होता, तो मैं DL से इधर की तरफ जाता तो वो बाहर की तरफ आता, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट की तरह कंसीडर करता अपने लाइन को। तो ये मेरी इनटू द प्लेन है, ये जो है ये इनटू द प्लेन, और जो डॉट वाला साइन होता है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। मतलब अगर इसको देखूं तो अगर मैं पेज को टाइट कर रहा हूं, स्क्रू को टाइट कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या दिखेगा, मुझे केवल और केवल पेज का टॉप वाली साइड दिखेगी, और वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट साइड में यानी स्क्रू को ढीला कर रहा हूं, बार बार उसको खोल रहा हूं लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट रोटेट कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली पेज निकल जाएगा, तो मुझे केवल एक होल दिखेगा, दैट इज वी हैव टेकन आउट द पॉइंट। तो इस तरीके से मैं अपने फील्ड की डायरेक्शंस को
डिनोट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने ये करंट एलिमेंट डिफाइन कर दिए तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हो जाएगी। पहला केस अगर मैं DH देखूं तो अगर लाइन के लिए है तो सीधा सीधा हो जाएगा IDL क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr², है ना। अगर मेरी शीट के लिए है तो मैं उसको लिख सकता हूं KDS क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr²। और अगर मेरा J के लिए है, वॉल्यूम डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा JDV क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr²। everything else that will be same, the only thing that change is the current element। यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या था? IDL। यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या था? KDS। यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या था? JDV। ये कहाँ से आए? ये इस जगह से आए, है ना। तो ऑटोमेटिकली उस एक्सप्रेशन में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बायो-सेवर्ट लॉ वाले एक्सप्रेशन में मैंने करंट एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर दी। ये करंट एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, तो मैंने इनकी वैल्यू चेंज कर दी और मैंने अलग अलग एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशंस आ गए। अब अगर मेरे को केवल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आई विल इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर लेंथ, है ना। देखो यहाँ पर मैं लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर मैं लाइन इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ पर मैं शीट के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर मैं सरफेस इंटीग्रेशन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं वॉल्यूम के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर शीट है, यहाँ पर लाइन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अगर मुझे DH निकालना है, मुझे H निकालना है सॉरी, तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधे सीधे उसको अलॉन्ग द लाइन, अलॉन्ग द सरफेस और अलॉन्ग द वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मुझे लाइन करंट एलिमेंट, शीट करंट एलिमेंट या वॉल्यूम करंट एलिमेंट गिवन है तो। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है या एक फॉर्मूले का, एक फॉर्मूला निकालने का तरीका है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, करें, शुरू करें। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब H निकालना है। और H निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। दैट मीन्स मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? अलोंग द लाइन इंटीग्रेट करूंगा किसको? IDL वेक्टर को क्रॉस AR कैप डिवाइड बाई 4πr²। मुझे इस फॉर्मूले से, बायो-सेवर्ट लॉ से, ये एक्सप्रेशन को डिराइव करना है ना। एक्सप्रेशन को डिराइव करने से पहले मुझे उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तो वो ज्योमेट्री मैं बना लेता हूँ। सपोज मेरा करंट एलिमेंट जो है वो कहाँ है? करंट एलिमेंट मेरा सपोज along the z एक्सिस मैंने एज्यूम कर लिया। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो वो नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, ये मेरी है x एक्सिस एंड दिस इज अज्यूम टू बी y एक्सिस। ठीक है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं पॉइंट कहाँ एज्यूम करता हूँ। जब भी मैं क्या कहते हैं, एक तरीके से अब कोई डेरिवेशन करना चाहता हूँ तो मैं हमेशा सिंपलेस्ट केस एज्यूम करता हूँ। इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है और सपोज ये छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैंने बोल दिया IDL। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये मेरी Z डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन, ऑरिजिन से Z डिस्टेंस ऊपर मेरा ये मैंने लाइन एलिमेंट एज्यूम करा है। ठीक है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? सीधे सीधे सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पर है, XY प्लेन में एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। XY प्लेन में एज्यूम करना आसान है। तो मैंने क्या करा? मैंने इस लाइन, इस एलिमेंट को इस P पॉइंट से
मिला दिया, ठीक है। ये वेक्टर क्या होगा, दैट वेक्टर विल बी आर वेक्टर, है ना। यस सर। और इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा ए आर कैप, ठीक है। सॉल्व करें, यस सर। सॉल्व करें। अगर देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस है r, लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा हूँ, तो इस एक्स वाई प्लेन में अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी p पॉइंट की, ये होती है मेरी रो, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती है, रो, ठीक है। तो यहाँ से मैं r वेक्टर निकाल सकता हूँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन में करा था, बिल्कुल सेम वैसे ही हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ करंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो वो क्या होगी, वो होगी आई डी एल क्रॉस ए आर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डी एल वेक्टर जरा मुझे बताओ क्या होगा, डी एल वेक्टर होगा डी जेड ए जेड कैप, क्योंकि जेड एक्सिस में करंट एलिमेंट रखा है, आया ना। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा, देखो अगर ये वाला वेक्टर मुझे पता है, ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, ये वाला वेक्टर होगा मेरा जेड ए जेड कैप, होगा या नहीं। यस सर। और ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, यस सर। इक्वल टू ये वाला वेक्टर होगा ना, यानी रो ए रो कैप, होगा या नहीं, जल्दी से बताओ, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। ये देख सकते हो आप, ब्लू से मैंने ब्लू वाला वेक्टर दिखाया है, ग्रीन से मैंने ग्रीन वाला, और ये रेड वाला वेक्टर है, दैट इज रो ए रो। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे वेक्टर निकालना है आर, आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगी, रो ए रो कैप माइनस जेड ए जेड कैप। सही लिखा है मैंने, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। अगर ये चीज मैंने डिराइव कर ली, तो मैं क्या कर दूं, मैं सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको, इस वाले को ऐसे कर दूं कि ये है आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, तो मेरे को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस वाली एक्सप्रेशन में मैं ये अब रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी एच वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस, अच्छा डी एल की वैल्यू तो रखनी है ना मुझे, सॉरी, डी जेड ए जेड, डी एल की वैल्यू रखनी है मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा डी जेड ए जेड कैप, है ना, क्रॉस आर वेक्टर है मेरा रो ए रो कैप माइनस जेड ए जेड कैप, है ना, डिवाइड बाई 4 आई और आर की क्यूब, दैट इज रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट और उसकी पावर 3, मतलब 3/2। यहां तक ठीक लिखा है मैंने, यस सर, सही है सर। ठीक है। अब आप मुझे बताओ ए जेड क्रॉस ए रो कितना होगा, और ए जेड क्रॉस ए जेड कितना होगा। दोनों वेक्टर अगर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, सर 0, सर। है ना। यस जल्दी बोलो, यस सर। ये तो 0 होता है। अब ये बचा, है ना, ये 0 नहीं होगा, है ना। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट बताए, एक्स वाई जेड या रो पाई जेड और आर थीटा आई। तो मैंने ये बताया था कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा आता है ये, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा आता है ये, और अगर मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा आता है जो तीसरा वाला बचता है। तो अगर मैं z और रो को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, z और रो को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो क्या आएगा मेरा, मेरा आंसर आएगा 5, यानी
वेक्टर विल बी ए फाई कैप, है ना, Yes, वेक्टर sir. विल बी ए फाई कैप। तो अब देखो इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा, और इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो मैं इसके साथ तो करूंगा, ठीक, तो मैं किसके साथ करूंगा, केवल और केवल रो के साथ करूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, आई डी जेड, इसको इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा, रो ए फाई कैप डिवाइड बाई कितना, 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3 बाई। यहाँ तक ठीक है? जल्दी से बताओ बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? अब अगर मुझे यहाँ से निकालना है h, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा अलोंग द लाइन, है ना, अलोंग द लाइन इंटीग्रेट कर दूंगा। अलोंग द लाइन इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ना, z की वैल्यू लॉजिकली तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रख दूं तो इसको सोच सकता हूं मैं। देखो i बाहर ले लेंगे अपॉन 4 पाई बाहर ले लेंगे, इसको क्या बचेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक रो डी जेड डिवाइड बाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आ जाएगा ए फाई कैप। ए फाई कैप को यहाँ से हटा दो और यहाँ लिख लो सीधे सीधे, वी आर कैलकुलेटिंग एच फाई, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। ए फाई यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर मैं केवल और केवल क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एच फाई कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप जल्दी से बताओ कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस रो डिवाइड बाई जेड इक्वल टू tan अल्फा। इस ज्योमेट्री से बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस इक्वल्स टू एंगल, tan ऑफ एंगल। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो डिवाइड बाई जेड, यानी मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू रो अपॉन tan अल्फा, और 1 अपॉन tan अल्फा होता है cot अल्फा, यानी z इक्वल्स टू मैंने लिख दिया रो cot अल्फा। अगर z इक्वल टू रो cot अल्फा है तो dz कितना होगा, वो होगा माइनस का रो cosec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, होगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट z की वैल्यू के लिए है ये, ठीक है। आई अपॉन 4 पाई तो है ही बाहर, आई अपॉन 4 पाई तो ऐसे रहने दो, ठीक है। रो और एक वैल्यू आ जाएगी ये वाली, माइनस भी बाहर ले लो, माइनस रो स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, अब देखो रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा, और cosec स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 मतलब cosec क्यूब अल्फा, ठीक है, रो क्यूब cosec क्यूब अल्फा अल्फा, तो cosec स्क्वायर और रो स्क्वायर ये पूरा वाला काम, तो बचेगा 1 बाई रो sin अल्फा इंटीग्रेशन z की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डी अल्फा, और बचेगा माइनस का i अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर लूंगा। अब इसकी लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो जरा। अगर z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में जाता हूँ तो ये कितनी हो जाती है, देखो हमने पहले, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ एंगल छोटा होता है ना, इन्फिनिटी पे अल्फा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री है ना, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ा, यहाँ और पढ़ा, और नीचे जाके इन्फिनिटी मेरा अल्फा कितना हो जाएगी, 180। तो यहाँ पर मैं माइनस के आई डिवाइड बाई 4 आई रो, इसकी लिमिट हो जाएगी मेरी अल्फा की वैल्यू आई से लेकर के 0। साइन अल्फा को इंटीग्रेट कर दो, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec cos अल्फा, ठीक है बच्चों।
Yes, sir. यहाँ पर रख देंगे माइनस का कॉस अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस आई डिवाइड बाई 4 पाई रो कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू लगा देंगे हम पाई 0। कॉस अल्फा यानी कॉस 0 कितना होता है 1. cos 0 यानी 1 माइनस cos 180 माइनस दैट विल बी 1 माइनस माइनस 1 यानी 2, तो मेरा h कितना आ जाएगा h फाई आई डिवाइड बाई 2 आई रो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, 2 से ये वाला 4 2 टाइम्स कट जाएगा, और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ h वेक्टर है दैट विल ओनली बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 आई रो ए फाई कैप। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ या ना? सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ये तो हो गया मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए, ठीक है। अगर मेरा फाइनाइट होता मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना, तो फाइनाइट के लिए पूरा एक्सप्रेशन सेम रहता, केवल छोटी सी चीज चेंज कर देते हैं हम। अगर फाइनाइटली लॉन्ग होता करंट एलिमेंट तो क्या करते, तो उसको हम एक जनरल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाली वैल्यू जो भी हम निकालेंगे हमारी। देखो अगर मेरा करंट एलिमेंट फाइनाइट सुधीर भाई ना माइक बंद कर ले। हाँ बेटा, सर सुधीर के माइक से बहुत आवाज आ रही है। सुधीर बेटा माइक बंद कर लो, अपना म्यूट कर लो, ठीक है। तो अगर फाइनाइटली लॉन्ग होता, मतलब मेरा इनफाइनाइट, मैं z इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ना इंटीग्रेट करके मैं क्या करता, मैं L1 से लेके L2 तक इंटीग्रेट करता, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा वायर होता तो मैं क्या करता, तो मैं देखो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल निकाला था, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, है ना, ये वाला बोला था मैंने अल्फा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ कि ये मेरा अल्फा 1 है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इस वाले एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा 2, क्योंकि करंट मेरा, ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा बाद वाला पॉइंट है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सीधे सीधे क्या चेंज होगा, देखो आई डिवाइड बाई 4 पाई रो तो सेम था ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक माइनस बाहर था, और जब मैंने साइन का इंटीग्रेशन करा तो यह आया माइनस का कॉस अल्फा, और मैं लिमिट रख दूंगा कहां से कहां तक, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा h पाई आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आई डिवाइड बाई 4 पाई रो, और यहाँ पर लिमिट रख दो अल्फा 2 पहले माइनस अल्फा 1 बाद में, तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा h फाई का, और यहाँ पर मैं a फाई वेक्टर लगा दूं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा फाइनाइटली लॉन्ग current carrying element. If it is placed on the z-axis, then we need to calculate only two things, that is the distance, that is the minimum distance between the point and the current element, plus the angles alpha 2 and alpha 1 to calculate the field of the infinitely long current carrying element या finitely long current carrying element। दोनों एक्सप्रेशन में केवल एक जगह चेंज है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, वहां पर अल्फा 2 की वैल्यू थी 0, अल्फा 1 की वैल्यू थी 180, यहाँ पर अल्फा 2 कुछ भी हो सकता है, अल्फा 1 कुछ भी हो सकता है। निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, करंट एलिमेंट ये है, इस पॉइंट की वजह से मैंने फील्ड निकाल ली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मेरा आर था, इसकी मिनिमम डिस्टेंस तो होगी पहली बात रो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा, जब एलिमेंट यहां से लेकर के यहां तक है तो आप लास्ट वाले पॉइंट को मिलाओ इस पॉइंट से, ये वाला एंगल आ जाएगा अल्फा 2, लास्ट वाला एंगल, क्यों, क्योंकि करंट इधर की डायरेक्शन में जा रही है, करंट बाद में पहुंच रही है इधर, इट इज द लास्ट पॉइंट, इट इज द स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पहले आप डॉटेड लाइन बनाओ और फिर इस पॉइंट को इससे मिला दो, है ना। तो जो डॉटेड वाला पॉइंट और इस पॉइंट लाइन के बीच में जो एंगल है दैट विल बी अल्फा 1, और आप अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ पर रख दोगे तो आप अपने वैल्यूज को निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों चीजें हो गई, फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट और इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मुझे फील्ड निकालने को मिल गई, ठीक है। ये मेरा आसान हो गया काम, ठीक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से आपको करके बताना है अभी।
अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, z एक्सिस पे रखा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है, एट एंटायर z एक्सिस। एंटायर z एक्सिस मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट एलिमेंट है, ठीक है। फाइंड h एट 0 0 नहीं, 0 0 नहीं कर दे, चेंज कर लेते हैं। 3 4 0, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे h निकालना है, h निकालना है। h निकालने के लिए क्या है, i डिवाइड बाई, अब देखो एंटायर z एक्सिस का मतलब है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब पहला वाला केस 2 पाई रो a फाई कैप। तो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक रो और एक a फाई कैप, ये दो चीजें निकालनी है। रो इज ऑलवेज द मिनिमम डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, एक z एक्सिस पे पॉइंट है और एक पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, है ना। ये वाली वैल्यू है 3, ये वाली वैल्यू है 4। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन में है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 0। तो ये वाला पॉइंट मैं अपने कहाँ रख दूं, इस लाइन के, इस लाइन करंट एलिमेंट के पॉइंट में, एंटायर z एक्सिस में z की जगह कौन सा वाला पॉइंट रख दूं, ये वाला पॉइंट रख दूं, 0 वाला, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 0 और पॉइंट आया मेरा 3 4 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 9 + 16 का अंडर रूट, दैट इज 5, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ठीक है ना। और मुझे ए फाई निकालना है। ए फाई क्या होता है, ए फाई होता है फ्रॉम द डेफिनेशन, ए फाई क्या होता है, ए आर क्रॉस, सॉरी ए एल क्रॉस ए आर, ए एल क्रॉस ए आर, ठीक है। ए एल यानी ए जेड कैप, ए आर दैट मीन्स, ए आर मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस वाला वेक्टर, है ना। लॉजिकली दिस इज विल बी व्हाट, दिस विल बी रो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए रो कैप। तो ए जेड क्रॉस ए रो कितना आ जाएगा, ए फाई कैप आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। रो की वैल्यू मुझे पता लग गई, आई मुझे पता लग गया, आई तो मुझे पता था ही, 2 पाई कांस्टेंट है, ए फाई मैंने निकाल लिया, और ये सारी वैल्यूज मैंने इस एक्सप्रेशन में रख दी और मैंने अपना आंसर निकाल लिया। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं बोलता कि i इक्वल टू 2, दूसरा क्वेश्चन है i, ये दूसरा क्वेश्चन है i इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, बट एंटायर x एक्सिस पे है, तो क्या करते, ठीक है। अब जब एंटायर x एक्सिस पे था, मतलब मेरा वायर जो था वो कुछ ऐसा था, पॉइंट कहाँ है मेरा, ये करंट एलिमेंट है ना, एंटायर मतलब पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट एलिमेंट, ठीक। ये x, ये z और ये y। पॉइंट कहाँ है मेरा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन द मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस रो विल बी कितना होगा, बताओ रो, 3, 4, 0। मुझे h निकालना है, h एट 3, 4, 0 पे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये नहीं होगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0, 0। इस पॉइंट पर x कितना है 3, तो हो जाएगा 3, 0, 0 और 3, 4, 0 के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 - 3 स्क्वायर प्लस
0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 0 4। ऊपर वाले केस में कितना आ रहा था 5, इस वाले केस में कितना आएगा 4। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो गया, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब मुझे निकालना है, रो तो मैंने निकाल लिया, रो कितना आ गया 4। अब मुझे निकालना है A5। A5 क्या होता है? AL क्रॉस AR। जल्दी से बताओ AL कितना होगा? AL मतलब AX कैप क्रॉस AR कितना होगा? AR यानी एरो वाला वेक्टर, एरो यानी इस पॉइंट से इसकी तरफ वाला वेक्टर है ना, एरो यानी ये वाला वेक्टर, एरो कैप। और एरो कैप कितना है? एरो कैप इज बेसिकली AR कैप इक्वल्स टू A रो कैप इक्वल्स टू A वाई कैप। इस केस में कितना है? y है ना, y है ना। तो AX क्रॉस AY कितना होता है? AZ कैप। सो A5 विल बी AZ कैप। ये आप इस एक्सप्रेशन में रख दोगे, H इक्वल्स टू I डिवाइड बाई 2 पाई रो A5 कैप। इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू रख दोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे? कर लोगे? Yes, sir. तो हमारा लेक्चर खत्म।